नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चौधरी और सक्सेस प्लस अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में। इजिप्ट जिसे भारत में हम मिस्र देश के नाम से जानते हैं, यहाँ पे दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सभ्यता ने जन्म लिया और वो यहाँ पे फली फूली। अगर दुनिया की सबसे प्राचीनतम 4 सभ्यताओं की हम बात करें तो वो नदियों के किनारे बसी हुई सभ्यताएं थी जिनको रिवर वैली सिविलाइजेशंस कहा जाता था। जिसमें भारत की हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि ये सिंधु नदी या इंडस रिवर के किनारे बसी हुई थी। चाइना की होंगहो वैली के किनारे बसी हुई चाइनीज सिविलाइजेशन थी। मेसोपोटामिया की टिग्रिस और यूफ्रेट रिवर वैली के किनारे बसी हुई मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी। और दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी के किनारे बसी हुई इजिप्ट की सिविलाइजेशन थी जिसे मिस्र की सभ्यता कहा जाता है। तो ये 4 सभ्यताएं थी। इनमें से एक इजिप्ट की सभ्यता जो है इसका हम यहाँ पे जिक्र करने वाले हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में हम इस सभ्यता के इतिहास के बारे में बात करेंगे, इसके समाज के बारे में बात करेंगे, कल्चर के बारे में बात करेंगे, रिलीजन, आर्किटेक्चर, इकोनॉमी और तमाम उन पहलुओं के ऊपर बात करेंगे जिससे हमें ये समझ में आए कि प्राचीन मिस्र के सभ्यता के लोगों का जीवन कैसा था। तो चलिए देखते हैं। अगर आज के समय इजिप्ट की हम बात करें, जो आज का अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट देश है, ये साल 1952 में अस्तित्व में आया और ये कुछ आपको इस तरह से नजर आता है। इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन अफ्रीका महाद्वीप के नॉर्थ में आपको ये नजर आएगा। एक ट्रेपेजियम साइज का शेप का देश आपको नजर आता है और इस देश के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। इसका संपूर्ण इतिहास हम पढ़ चुके हैं कि 5000 ईसा पूर्व से साल 1952 तक यहाँ का पॉलिटिकल इतिहास कैसा रहा, कैसे सभ्यता का केंद्र रहा ये इजिप्ट। खुद के लोगों के द्वारा रूल किया गया, उसके बाद ये बाहरी आक्रमणकारियों से उनके इन्फ्लुएंस में आया और फिर इसके ऊपर कई बड़े साम्राज्यों ने रूल किया, उसकी हमने बात की थी। और उसके बाद फाइनली साल 1952 में एक रिवॉल्यूशन के तहत कैसे ये मोनार्की से रिपब्लिक स्टेट के तौर पे इस्टेब्लिश हुआ, उसकी हमने यहाँ पे बात कर ली थी। तो यहाँ पे हमने इसका संपूर्ण पॉलिटिकल इतिहास जान लिया था। उसके अलावा मिस्र की कई चीज़ें फेमस हैं, जैसे पिरामिड्स। इजिप्ट के पिरामिड्स जो कि अजूबे हैं अपने आप में, इनकी मिस्ट्री को हमने इस वीडियो में पढ़ा। उसके अलावा प्राचीन मिस्र के लोग जो कि डेड बॉडीज को प्रिजर्व करके रखते थे, उनका इसमें रिलीजियस पर्सपेक्टिव था, क्यों करते थे और कैसे करते थे, उसकी बात हमने यहाँ पे की थी कि ममीफिकेशन का सीक्रेट क्या है। उसके अलावा जो एंशियंट इजिप्शियन रिलीजन है उसको भी हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ के लोग कौन कौन से देवताओं की पूजा करते थे, उसका क्या इतिहास है, क्या मान्यताएं हैं और किस तरीके के रिचुअल्स और ट्रेडिशन को ये लोग फॉलो करते थे। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आपको प्लेलिस्ट में इजिप्ट के बारे में बहुत सी चीज़ें और भी मिल जाएंगी। ठीक है। अगर इजिप्ट देश के बारे में आपको कुछ छोटी इन्फॉर्मेशन चाहिए, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, तो वो कुछ इस तरह से है। ये इसका फ्लैग है, ये इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन है, इसका ऑफिशियल नाम है अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यहाँ पे, राजधानी इसकी कायरो है, करेंसी यहाँ पे इजिप्शियन पाउंड और ग्वेनी चलती है, ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे अरबिक है, पॉपुलेशन 2021 के अकॉर्डिंग तकरीबन 11 करोड़ है, एरिया इसका 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर से कुछ अधिक है। तो ये तो इजिप्ट के बारे में एक आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिल गई। और ये इसका मैप है। अगर आप इसको जूम इन करेंगे, जो मैप मैंने आपको दिखाया था, तो ये आपको इस तरह से नजर आएगा। मेडिटेरियन सी और रेड सी के साथ बॉर्डर शेयर करता हुआ इजिप्ट, जो इधर लीबिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इधर सूडान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है। इधर ये इसराइल के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, इसका सिनाई पेनिनसुला। ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं इजिप्शियन हिस्ट्री की। इजिप्शियन हिस्ट्री की टाइमलाइन जो कि हमने इस वीडियो में कंप्लीटली पढ़ी थी, यहां से लेके यहां तक का इतिहास हमने जाना था कि प्री हिस्टोरिक प्री डायनेस्टिक पीरियड जो था, जिसमें किसी डायनेस्टी ने रूल नहीं किया था, जो कि तकरीबन 6000 ईसा पूर्व या 5000 ईसा पूर्व से देखे जाए, तो वो हमने देखा। और उसके बाद हमने देखा कि अर्ली डायनेस्टी, जब इजिप्ट के जो दो किंगडम थे वो एकजुट हो गए थे, यूनाइट हो गए थे, वहां से अर्ली डायनेस्टी का पीरियड शुरू होता है। फिर ओल्ड किंगडम आता है, फिर इंटरमीडिएट पीरियड आता है। इंटरमीडिएट पीरियड वो पीरियड हुआ करते थे जिसमें किंगडम ने कहीं ना कहीं अपनी ताकत को खो दिया था, लॉस्ट हो गया था वो, और कमजोर हो गया था किंगडम बेसिकली। तो यहाँ पे 3 किंगडम रहे, ओल्ड किंगडम, मिडिल किंगडम और न्यू किंगडम, जिनमें टोटल मिला के नेटिव इजिप्शियंस के 31 डायनेस्टीज ने रूल किया, 31 डायनेस्टीज ने रूल किया। उसके बाद आने वाले समय में ये फॉरेन रूल के अधीन आ गया, जैसे पर्शियन रूल के अधीन आ गया, उसके बाद ये ग्रीक रूल के अधीन आ गया, फिर रोमन रूल के अधीन आ गया, फिर
इस्लामिक रूल के अधीन आ गया, उसके बाद ये ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस में आ गया और फाइनली साल 1952 में ये एक आज़ाद देश बना। एक यहाँ पे क्रांति हुई और उसके बाद सभी तरीके के फॉरेन इन्फ्लुएंस से आज़ाद हो गया और एक रिपब्लिक स्टेट बना, मोनार्की भी यहाँ पे खत्म हो गई। तो ये चीज़ें हमने उस वीडियो में पढ़ी थी और यहाँ पे हम इस पीरियड की बात करेंगे, यहाँ से लेके जो ये पीरियड है इसकी बात करेंगे, लेकिन पॉलिटिकल इतिहास से ज़्यादा हम बात करेंगे इनके समाज की और यहाँ के स्ट्रक्चर की, ठीक है? इजिप्ट की अगर बात करें तो ये अपने पिरामिड्स के लिए, अपने मम्मीफिकेशंस के लिए, अपने फ़ैरोज़ के लिए, इनके लिए मशहूर है और इनकी काफ़ी बात होती है, कई कहानियाँ बनती हैं, कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ भी बनती हैं पिरामिड्स को लेके, मम्मीज़ को लेके। पिरामिड्स की जब मैंने बात करी थी, आपको बताया था कि किस-किस तरीके की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ बनती हैं। तो ये जो सभ्यता है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सभ्यता है, इजिप्ट की जो सभ्यता है। इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं, वो उनके सीक्रेट्स जो हैं, वो अनरिवील्ड हैं अभी, इसकी वजह से ये और इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो इसका जो पीरियड है अगर हम बात करें लगभग 30 सेंचुरी तक इसने जिस तरीके से इसकी सभ्यता ने रूल किया और यहाँ पे 31 डायनेस्टीज ने रूल किया, जिसमें 3100 बीसी के आसपास जब इसका यूनिफिकेशन हुआ और फाइनली जब 332 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर ने इसको पूरी तरह से कैप्चर कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया, तब तक जो है कहीं ना कहीं इजिप्शियन सभ्यता जो है वो चल रही थी। इजिप्शियन सिविलाइजेशंस का जो कल्चर ट्रेडिशन था वो चल रहा था। उसके बाद जो है ये फॉरेन रिलीजन कल्चर ट्रेडिशन के इन्फ्लुएंस में आ गया और फिर इजिप्ट एक अलग तरीके का इजिप्ट आपको नजर आता है। तो ओल्ड किंगडम के समय पे जो पिरामिड्स बने उस दौर को भी हम देखेंगे और न्यू किंगडम के समय पे जो इसका साम्राज्य विस्तार हुआ उसकी भी हम बात करेंगे, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की भी बात करेंगे। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, जिसे इजिप्टोलॉजी कहा जाता है, यानी इजिप्ट का इतिहास कहा जाता है। ठीक है। अगर हम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करें कि कहाँ से ये सारी जानकारियां मिलती हैं, तो आर्कियोलॉजिकल साइट्स जहाँ पे खुदाई हुई और खुदाई के माध्यम से हमें उन चीज़ों का पता चलता है कि इन साइट्स पे किस तरीके की सभ्यता रही, किस तरीके की पोट्री मिली, किस तरीके के यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स मिले, यहाँ पे बड़े बड़े स्तंभ मिले, जिस तरीके के पिरामिड्स वगैरह यहाँ पे हैं उनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके अलावा ये जो हीरोग्लिफिस तरीके था इनका लिखने का, हीरोग्लिफिस राइटिंग थी, जिस तरीके से चीज़ों को लिखते थे, उनसे भी हमें पता चलती हैं चीज़ें कि ये किस तरीके के लोग थे, किस तरह से जीवन जीते थे। अब हम बात करते हैं फाइनली एंशिएंट इजिप्ट के इतिहास की। इजिप्ट की अगर हम बात करें तो तकरीबन 6000 ईसा पूर्व में लोग यहाँ पे सेटल डाउन होने लग गए थे, सेटल होने लग गए थे, रहने लग गए थे, सिविलाइज्ड मैनर में रहने लग गए थे। और आप जानते हैं कि जो आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी है, जो होमोसेपियंस के माइग्रेशन को बताती है, वो ये कहती है कि होमोसेपियंस का जन्म मेनली यहाँ पे हुआ और उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप में ही हुआ। तो अफ्रीका में हुआ तो ऑब्वियसली इजिप्ट में पहुंचने में इनको ज़्यादा समय नहीं लगा। इजिप्ट में तो ये 1.5 लाख साल पहले पहुंच चुके थे होमोसेपियंस, लेकिन उस समय घुमक्कड़ थे और आदि मानव जो जिस तरीके का जीवन जीते थे वो एक जगह से दूसरी जगह विस्तारित हो जाते थे और ज़्यादातर हंटर गैदरर थे, तो वो सेटल डाउन नहीं होते थे। सेटल डाउन होने का जो प्रोसेस है वो मेनली 6000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ यहाँ पे। और यहाँ पे दो किंगडम बन गए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, किंगडमशिप जो आई, एक लोअर इजिप्ट में, एक अपर इजिप्ट में। अब इजिप्ट की भी अगर बात करें तो लोअर इजिप्ट जो है उसको कौन से हिस्से को कहा जाता है, ऊपर वाले हिस्से को, और इस नीचे वाले हिस्से को जो नॉर्थ वाला है वो लोअर इजिप्ट और साउथ वाला हिस्सा है जो उसे अपर इजिप्ट कहा जाता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि नाइल रिवर जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ बहती है, ठीक है। तो इजिप्ट के लोगों को ऐसा लगता था कि ये वाला हिस्सा है ये ऊंचा है, हाइट पे है, इसीलिए अपर इजिप्ट, और जो लोअर वाला हिस्सा है जो इधर जहां पर नाइल रिवर जाके गिरती है मेडिटेरियन में आगे, ये लोअर इजिप्ट है। तो अपर और लोअर इजिप्ट दो किंगडम बन चुके थे और इसीलिए आगे चल के ये सभ्यता जो है उसका जन्म हुआ। तो यहीं से इस सभ्यता की हम बात करना शुरू करते हैं। तकरीबन 3100 ईसा पूर्व में एक किंग थे जिनका नाम था किंग मेनिस, जिनको आगे चल के फैरो कहा जाता है। फैरो यहाँ के राजा को ही कहा जाता है, एक टाइटल था फैरो का, तो वो टाइटल लेते थे यहाँ के राजा। तो फैरो ने क्या किया कि इन दोनों लैंड्स को, जो नॉर्थ का किंगडम था और जो साउथ का किंगडम था, उनको यूनाइट कर दिया, उनको जीत के एकजुट कर दिया, जिसकी वजह से जो है इजिप्ट एक बड़ा किंगडम जो है बन गया और यूनिफिकेशन ऑफ इजिप्ट हो गया 3100 ईसा पूर्व में। लोअर इजिप्ट और अपर इजिप्ट जुड़ गए थे। यहां से आप देख सकते हैं कि इजिप्ट जो है उसका किंगडमशिप या फिर अर्ली डायनेस्टी पीरियड शुरू हो जाता है। अब जो यहाँ के फैरो हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, वो ये क्लेम करते थे कि फाल्कन गॉड हॉरुस जो हैं ये उनके एक तरीके से डिसेंडेंट्स हैं, ये उनके द्वारा अपॉइंट किए गए राजा हैं, इनका अधिकार है, इनका जन्म सिद्ध अधिकार है कि ये लोगों के ऊपर रूल करें।
जिसकी वजह से लोग जो हैं इनकी हुकूमत को स्वीकार करें, इसलिए इस तरीके के क्लेम ये लोग करते थे, यहाँ के राजा ये करते थे, जिसकी वजह से लोग इनकी रिस्पेक्ट करते थे और इनका जो ओहदा था, इनका जो ऑरा था वो किसी गॉड के समकक्ष हुआ करता था। राजा को एक देवता के तरह माना जाता था। तो ये चीज़ें ये लोग करते थे, तो राजा का काफ़ी महत्व था, काफ़ी अहमियत थी और उसकी काफ़ी रिस्पेक्ट थी। अपना रिकॉर्ड रखने के लिए ये हीरोग्राफिक राइटिंग्स का इस्तेमाल करते थे, मतलब सिंबॉलिक राइटिंग्स, अलग-अलग तरीके के सिंबल्स इन्होंने बना रखे थे। आगे इसकी बात भी करूँगा कि किस तरह से ये न्यूमेरिकल्स को, नंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे, अल्फ़ाबेट्स को रिप्रेजेंट करते थे, तो उसके लिए इनके पास कोई वो नहीं था, अल्फ़ाबेट्स नहीं थे, इनके पास नंबर सिस्टम नहीं था, तो ये इस तरीके से इन्होंने चीज़ों को रखा हुआ था कि इन हर एक सिंबल का कुछ ना कुछ मीनिंग होता था। तो उस तरह से चीज़ों को ये लिखते थे, उससे इनके हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स भी जो है उनको कीप किया जाता था, रखा जाता था, ये चीज़ें होती थी। जिसमें सारी चीज़ें थी कि किस तरह से टैक्स पे करना है लोगों को, कितनी इनका अनाज हुआ, तो उसमें सब चीज़ें चाहिए ना, अल्फ़ाबेट भी चाहिए, इसमें नंबर्स भी चाहिए, तो सब चीज़ें यहाँ पे हो रही थी। तो ये अर्ली डायनेस्टी पीरियड की बात कर रहा हूँ, 3100 बीसी से 2575 बीसी के बीच का जो समय था उसमें। उसके बाद ओल्ड किंगडम पीरियड आया, 2575 से 2150 के बीच का जो समय है उसे ओल्ड किंगडम पीरियड कहा जाता है। और इस ओल्ड किंगडम पीरियड को कई बार एज ऑफ पिरामिड कहा जाता है। एज ऑफ पिरामिड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय पे ही जो इजिप्ट है उसके जो विशालकाय पिरामिड्स हैं उनका निर्माण किया गया। इसमें ज़्यादातर जो फ़ैरोज़ थे वो अपने आप को सन गॉड ra के साथ जो है, इनके एक इम्पोर्टेंट गॉड है उनके साथ एसोसिएट करते थे और ये इम्पोर्टेंट पीरियड था, यहाँ पे बड़े-बड़े पिरामिड बने। तो ये जो ओल्ड किंगडम पीरियड था, यहाँ पे इतना बड़ा तो इनके पास साम्राज्य था और यहाँ पे इन्होंने बड़े-बड़े पिरामिड्स बनाए। बड़े-बड़ा पिरामिड जिसमें द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा भी शामिल हैं, जो 3 पिरामिड हैं, ये बनवाए गए इनके फ़ैरोज़ के द्वारा। तो बड़े-बड़े पिरामिड्स बनाए गए और ये पिरामिड्स जो हैं एंशिएंट पीरियड में 7 वंडर्स का पार्ट भी थी। और 1-2 जगह नहीं, बहुत सारी जगहों पे पिरामिड्स बने। यहाँ पे अगर आप देखेंगे नाइल रिवर के किनारे, तो आपको बहुत सारे पिरामिड्स नज़र आएँगे इस जगहों पे। तो ये पिरामिड्स हैं, ये इन्होंने ओल्ड किंगडम के दौर में बने। सिर्फ ओल्ड किंगडम के दौर पे नहीं, ओल्ड किंगडम के दौर में बड़े पिरामिड बने, फिर मिडल किंगडम में भी बने और न्यू किंगडम में भी बने। न्यू किंगडम में बने वो छोटे पिरामिड थे और जो ओल्ड किंगडम में बने वो बड़े-बड़े पिरामिड थे। तो ये इस तरह से पिरामिड का दौर आया। फिर इंटरमीडिएट पीरियड आया और वो भी फर्स्ट इंटरमीडिएट पीरियड, जिसमें 2181 से 2055 का जो बीच का जो समय है बीसी का, वो समय था। और ये समय आपको अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग भी मिल सकता है, लेकिन ये रफली समय है और इसीलिए सी लिखा हुआ है इस सिर का, मतलब अराउंड, लगभग ये समय चल रहा था। और इंटरमीडिएट पीरियड में बेसिकली क्या था कि फ़ैरो जो है उसने अपनी पावर को थोड़ा-सा कम, उसकी पावर जो है वो लॉस्ट हो गई थी। फ़ैरो जो है कमज़ोर हो गए थे इस समय और यहाँ पे इजिप्ट में एक सूखा पड़ा। इजिप्ट की इकोनॉमी और इजिप्ट की जो अर्थव्यवस्था के साथ-साथ जो यहाँ के लोगों का जीवन था, वो मेनली नाइल रिवर के ऊपर डिपेंडेंट था बहुत ज़्यादा। तो कभी अगर सूखा पड़ गया, बारिश कम हो गई, नाइल रिवर का जो फ्लो है वो कम हो गया, तो यहाँ पे दिक्कतें होती थी। इस समय पे क्या हुआ, जब सूखा पड़ गया, राजा के पास पैसा कम बचा और पैसा कम बचने का एक बड़ा कारण ये भी था कि उन्होंने बड़े-बड़े पिरामिड्स बना के और बहुत सारा खर्चा कर दिया था और खर्चा करने की वज़ह से उनकी जो है खजाने खाली हो गए थे। तो इजिप्ट थोड़ा कमज़ोर हो गया था, फ़ैरोज़ कमज़ोर हो गए थे, जिसकी वज़ह से लोकल लीडर्स ने कंट्रोल ले लिया अलग-अलग क्षेत्रों का और उसकी वज़ह से जो है राज्य जो है वो कहीं न कहीं डिवाइड हो गया। फ़ैरो की अल्टीमेट पावर नहीं रही और यहाँ पे कुछ फॉरेन इन्वेजन भी हुई, कुछ फेमाइन्स भी हुए, कुछ डिज़ीज़ भी आई, जिसकी वज़ह से कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो हैं वो अस्तित्व में आ गई। तो फर्स्ट इंटरमीडिएट पीरियड जो है वो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ओल्ड किंगडम का अंत था। उसके बाद तकरीबन आप देखेंगे कि 1938 बीसी के अराउंड एक यहाँ के फ़ैरो थे जिनका नाम था मेंटुहोफेट सेकंड। इन्होंने कंट्री को रीयूनाइट किया, पूरे किंगडम को फिर से यूनाइट किया और ये जो दौर है यहाँ से शुरू होता है मिडल किंगडम का दौर। मिडिल किंगडम का दौर आप देख सकते हैं कि 2055 बीसी से 1786 बीसी के बीच में चला। यहाँ पे राज्य को फिर से एकजुट किया गया। इस समय पे और दूसरे तरीके के काम हुए, फिर से प्रॉस्पेरिटी आई। यहाँ पे आर्ट का काम बहुत ज़्यादा होने लग गया। आर्ट का काम हुआ और फिर से पिरामिड वगैरह बनाना और ये सब चीज़ें इन्होंने करी। यहाँ पे कारनाक टेम्पल भी बना, बहुत ही फेमस कारनाक टेम्पल है इनके यहाँ पे। तो वो कारनाक टेम्पल बना जो कि इजिप्शियन गॉड्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बड़ा टेम्पल बनाया गया था उस दौर में, मिडिल किंगडम के दौर पे। पिरामिड्स भी बनाए गए थे, लेकिन इस दौर में उतने बड़े पिरामिड नहीं बने जितने ओल्ड किंगडम के दौर में बने। लेकिन उसके बाद सेकंड इंटरमीडिएट पीरियड भी आया।
एक बार फिर से फ़ारो की जो ताकत है वो कमज़ोर हो गई, फ़ारो वीक हो गए और इजिप्ट फिर से थोड़ा डिवाइड हो गया, अलग-अलग जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस थे, अलग-अलग जो लोकल लीडर्स थे, गवर्नर्स थे, उनके कंट्रोल में आ गया। और यहाँ पे कुछ अलग-अलग किंगडम्स अस्तित्व में आ गए, जैसे कुश किंगडम आया, एक कुशाइट किंगडम जो कि नॉर्थ में आया और अपर इजिप्ट में अलग लोगों ने पार्ट वो ले लिया, कंट्रोल ले लिया। तो इस तरह से चीज़ें होने लग गई। फिर उसके बाद न्यू किंगडम अस्तित्व में आया, जो आया 1567 से 1085 के बीच में। यहाँ पे 18th डायनेस्टी रूल करने शुरू हुई थी अंडर एमहोसफेस्ट, जो कि 18 डायनेस्टी के पहले रूलर थे। उन्होंने फिर से इजिप्ट को यूनाइट किया। अभी तक देखिए 18 डायनेस्टीज रूल कर चुकी थी और जो मैंने वीडियो आपको पॉलिटिकल इतिहास वाला बताया था उसमें तो हर डायनेस्टी का मैंने जिक्र किया था, लेकिन हम हर एक 31 डायनेस्टीज का अध्ययन करें, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इनको समझना जरूरी है, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में हर एक डायनेस्टी का इंडिविजुअल इतिहास नहीं बता रहा हूँ। इस दौर में आप देखेंगे कि एक फीमेल फेरो थी जिनका नाम था हटशेप्सुट। इन्होंने 21 सालों तक रूल किया और इजिप्ट के इतिहास की ये पहली महिला रूलर के तौर पे जानी जाती है। क्लियोपार्टा की कई बार बात होती है कि क्लियोपार्टा थी, रोमन के अधीन उन्होंने जब रूल किया था, रोमन्स से पहले मतलब जब रूल किया था तो क्लियोपार्टा थी, लेकिन क्लियोपार्टा से पहले भी यहाँ पे कई फेरोज और कई महत्वपूर्ण महिलाएं हो चुकी हैं जिन्होंने इजिप्ट के ऊपर रूल किया, जिसमें से फेरो हेत्शेप्सुट भी थी जिन्होंने 21 सालों तक रूल किया। और इसी न्यू किंगडम के दौर में एक और फेरो आए थे जिनका नाम था अखेनटेन। अखेनटेन जो है, इन्होंने एक नए तरीके का रिलीजन स्टार्ट कर दिया था। हालांकि रिलीजन तो वही था, लेकिन उन्होंने पॉलीथिस्टिक रिलीजन से उसे मोनोथिस्टिक रिलीजन बनाने की कोशिश करी थी और कहा था कि एटोन नाम के एक देवता हैं, उन्हीं को आप सुप्रीम देवता मानेंगे और बाकियों की ज्यादा पूजा करेंगे नहीं। तो उन्होंने मोनोथिस्टिक अप्रोच को अपनाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो ज्यादा अप्रोच चली नहीं। आकेनटाइन जब तक जिंदा थे तब तक तो लोगों ने उसकी बात को माना, क्योंकि वो ताकतवर व्यक्ति था, वो फेरो था, उसकी बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। लेकिन बाद में प्रीस्ट और बाकी लोगों ने उसको वापस से जो पुराना सिस्टम था, पुराना रिलीजन था, उसी को इंस्टॉल कर दिया और वैसे का वैसा ही चलता रहा। तो ये जो पीरियड है इस समय, ये 400-500 सालों का जो है न्यू किंगडम का दौर रहा। यहाँ पे कई सारे पिरामिड्स भी बने, छोटे मोटे, बड़े पिरामिड नहीं बने, लेकिन संख्या में बहुत सारे पिरामिड यहाँ पे बनाए गए। इस समय पे साम्राज्य जो है उसका विस्तार भी हुआ, क्योंकि ये जो किंगडम का जो दौर था, न्यू किंगडम का दौर, यहाँ पे मिलिट्री कैंपेन इन्होंने किया अपने आसपास के न्यूबिया और यूफ्रेट रिवर तक के इन्होंने कई कैंपेन किए। तो अगर आप देखेंगे न्यू किंगडम का, तो 15 सेंचुरी ईसा पूर्व में यहाँ से देखिए साम्राज्य इधर तक फैल गया था, इधर तक फैल गया था। और ये जो हिस्सा है कैनान वाला, आज के समय जहाँ पे इजराइल बसा हुआ है, फिलिस्तीन बसा हुआ है, यहाँ तक इनका कंट्रोल था, दबदबा था। सीरिया तक इनका कंट्रोल था। तो अच्छा खासा इनका साम्राज्य विस्तार हो गया था और दुनिया का सबसे पहला बड़ा साम्राज्य बना था ये कह सकते हैं आप। उसके बाद रामसेस सेकंड नाम के एक फेरो ने यहाँ पे कई सारे मॉन्यूमेंट्स बनवाए और अपने मतलब एक अलग तरीके के मॉन्यूमेंट्स बनने यहाँ पे शुरू हो गए थे, टेम्पल्स वगैरह बनने शुरू हो गए थे। जैसे पहले के समय पे, ओल्ड किंगडम के समय पे फेरो का जो मकबरा था वो एक पिरामिड के शेप में होता था, अब अलग शेप में बनने लग गए थे कुछ। इस तरीके से यहाँ पे टेम्पल्स वगैरह, मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनने शुरू हो गए थे। कुछ इस तरीके की आकृतियां उनकी होती थी। अब इसके बाद थर्ड इंटरमीडिएट पीरियड आया। अब तीनों किंगडम खत्म हो चुके हैं, ओल्ड किंगडम भी, मिडिल किंगडम भी, न्यू किंगडम भी। अब तीसरा इंटरमीडिएट पीरियड आएगा और उसके बाद लेट पीरियड आ जाएगा। लेट पीरियड में इजिप्शियन रूल इजिप्शियंस के अधीन नहीं रहेगा, बेसिकली फॉरेन रूल यहाँ पे स्टेब्लिश हो जाएगा। ये वो समय था जब फिर से फेरो ने अपनी ताकत को खोया। यहाँ पे ड्रोट आया, ये सूखा पड़ा, फेमाइन आए, फॉरेन इन्वेजन हुए। कुछ फेरोज जो है वो तो थ्राइव करे, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे कमजोर पड़ गए आने वाले समय में। ये उसके बाद एक कुश किंगडम स्टैब्लिश हुआ, किंगडम जो ऑफ साउदर्न किंगडम था ये। अगर हम कुशाइट डायनेस्टी की बात करें, कुशाइट किंगडम जो था वो यहाँ पे था, 700 ईसा पूर्व में तकरीबन यहाँ पे चल रहा था। तो ये आप देख सकते हैं कि कुशाइट किंगडम का रूल स्टैब्लिश हो गया और ये थोड़े से एक तरह से इजिप्शियन के ही यहाँ के थे, लेकिन इसके जो पहले की डायनेस्टीज थी उनसे ये थोड़े अलग थे। इन्होंने रूल किया, काफी सालों तक इन्होंने रूल किया और यहाँ पे जो है पिरामिड्स फिर से बनने शुरू हो गए। बड़े पिरामिड्स भी बनने इस दौर में शुरू हो गए थे। उसके बाद फॉरेनर्स जो थे लीबिया, न्यूबिया वाले क्षेत्र के, उन्होंने आज़ादी हासिल कर ली और वो इजिप्शियन रूल से अलग हो गए, सेपरेट हो गए। उन्होंने अपने आप को सेपरेट घोषित कर दिया, इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। तो थर्ड इंटरमीडिएट पीरियड कुछ इस तरह से चला। उसके बाद थर्ड इंटरमीडिएट पीरियड में ही इजिप्शियंस का क्लैश हुआ
असेरियन एम्पायर के साथ। असेरियन एम्पायर एक बड़ा ताकतवर साम्राज्य हुआ करता था जिसको पर्शियंस ने खत्म किया था आगे चल के। तो असेरिया यहाँ पे चल रहा था। तो असेरियंस ने यहाँ तक कंट्रोल कर लिया था, जूडिया इज़राइल वाले क्षेत्र को भी कंट्रोल किया था। फिर इजिप्ट वाले क्षेत्र तक उन्होंने अपना कैंपेन किया था, मिलिट्री कैंपेन किया था, जिसकी वजह से इजिप्ट इनके कंट्रोल में आ गया था। तो 771 ईसा पूर्व में असेरियन रूलर इसाहोडोन ने कुशाइट किंग टहारका को मेम्फिस से भगा दिया था और सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। मेम्फिस सिटी जो थी, यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं तो मेम्फिस यहाँ पे है, यहाँ पे पड़ता है मेम्फिस शहर। उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जो कि राजधानी हुआ करती थी। और उसके बाद असेरियंस ने अपने गवर्नर्स को यहाँ पे अपॉइंट कर दिया और इजिप्ट जो है वो असेरियंस के कंट्रोल में आ गया। उसके बाद आगे चल के स्थिति ये आती है, लेट पीरियड शुरू होता है तकरीबन 656 से 332 ईसा पूर्व में लेट पीरियड आता है। इसमें क्या होता है कि पर्शियंस ने अब रूल स्टेब्लिश कर लिया था पर्शिया के आसपास के क्षेत्र में। ये पर्शियन एम्पायर था जो कि प्राचीन विश्व का सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा साम्राज्य के तौर पे उभर के आया था। यहाँ पे एक राजा था जिसका नाम था साइरस द ग्रेट, साइरस सेकंड। उसने इस साम्राज्य की नींव रखी थी यहाँ से। इस साम्राज्य का भी इतिहास हम कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। तो उन्होंने इस साम्राज्य का जब विस्तार किया तो उन्होंने एसेरियंस को तो एक तरह से हरा के डिस्ट्रॉय कर दिया था, पर्शिया को अपने कंट्रोल में ले लिया था। उसके बाद इस व्यक्ति का बेटा, साइरस का जो बेटा था जिसका नाम था कैम्बिसिस सेकंड, उसका रूल था 530 से 522 ईसा पूर्व में। उसने इजिप्ट का कैंपेन किया और इजिप्ट पहली बार पर्शियंस के कंट्रोल में आया, फॉरेन रूल के अधीन आ गया पूरी तरीके से। तो कैम्बिसिस ने जब 525 ईसा पूर्व में यहाँ के फेरो शामटेटिकुस शामटेटिकुस थर्ड को, देखिए मैं नाम सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, माफी चाहूंगा मैं आपसे। तो उसको, यहाँ के फेरो को बैटल ऑफ पेलिशियम में हराया और उसके बाद इजिप्ट जो है वो पर्शियन एम्पायर का पार्ट बन गया और आने वाले लंबे समय तक इजिप्ट जो है वो पर्शियन एम्पायर का ही पार्ट रहा। 332 ईसा पूर्व तक ये चला। अब ये चीज हुई और पर्शियंस के समय पे इनके यहाँ पे कई रिवोल्ट भी हुए कि जब आगे चल के जक्सीस राजा बना, डारियस राजा बने, तब कई सारे यहाँ पे इन्होंने रिवोल्ट किए, लेकिन उन रिवोल्ट्स को कई बार दबा दिया गया, अच्छे से दबा दिया गया, क्योंकि पर्शियन रूल बहुत ताकतवर था, पर्शिया की आर्मी बहुत ताकतवर थी। तो इस चीज की वजह से इजिप्ट जो है वो पर्शिया का पार्ट रहा एक लंबे समय तक। उसके बाद साल 332 ईसा पूर्व में मेसोडोनिया का राजा अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे सिकंदर कहते हैं हम भारत में, सिकंदर महान के नाम से जाना जाता है उसे, उसने पर्शिया के आर्मी को हरा दिया और इजिप्ट को कॉन्कर कर लिया। यहाँ पे अलेक्जेंड्रिया नाम का एक शहर भी बसाया उसने। और आप जानते हैं कि अलेक्जेंडर ने कितना बड़ा साम्राज्य जीता था। इस किसी एक व्यक्ति के द्वारा जीता गया वो दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था उस दौर में। उसके बाद उसका रिकॉर्ड तो आगे चल के मंगोल शासक चंगेज खान ने तोड़ा है, आपको पता है। तो मैसिडोनिया से उसने अपना रूल स्टेब्लिश किया था। पहले तो उसने क्या किया कि ग्रीक सिटी स्टेट्स को जीत के एकजुट किया, यूनाइट किया। उसके बाद धीरे धीरे करके उसने पर्शियंस को अलग अलग लड़ाइयों में हराया, पर्शिया का सारा साम्राज्य खा गया, वो भारत तक आ गया था, आपको पता होगा। और इधर पर्शिया का ये वाला हिस्सा भी उसके कंट्रोल में आ गया, जो इजिप्ट वाला हिस्सा था जो कि पर्शियन के ही अधीन था, उसको उसने 332 ईसा पूर्व में हरा दिया। तो ये पूरा हिस्सा, जो पूरा आपको मैप नजर आ रहा है ना, डीप ब्राउन कलर में, ये किसका मैप था? ये अलेक्जेंडर के साम्राज्य का मैप था। लेकिन बात ये थी कि जब अलेक्जेंडर की डेथ हुई तो अलेक्जेंडर का कोई वारिस नहीं था, अलेक्जेंडर का कोई बेटा नहीं था। तो अब इस साम्राज्य का विभाजन हुआ और साम्राज्य का विभाजन उसके गवर्नर्स के बीच में हो गया, उसके सेनापतियों के बीच में हो गया, जिसमें सेलुकस निकेटर, टोलमी जैसे कई लोग थे। तो टोलमी के अधीन जो है ये वाला क्षेत्र आ गया, जो इजिप्ट पे रूल किया था वो टोलमी को मिला। सेलुकस निकेटर को वो क्षेत्र मिला जो कि भारत के साथ बॉर्डर शेयर करता था। और ये टोलमी का जो साम्राज्य है, इसने रूल किया इसके ऊपर काफी लंबे समय तक। टोलमी और उसके वंशजों ने इसके ऊपर रूल किया। और लास्ट रूलर जो रही मैसिडोनियंस की प्रतिनिधि के तौर पे और टोलमी के प्रतिनिधि के तौर पे, वो थी क्लियोपाट्रा 7, सॉरी 4 बोल दिया ना मैंने, क्लियोपाट्रा 7, जो कि रोमन रूलर ऑक्टोविनियन से लड़ाई में हार गई थी। और उसके बाद ये जो मैसिडोनियंस का रूल है, टोलमिक्स का रूल है, वो खत्म हो गया। 31 बीसी में, 30 बीसी में तकरीबन लड़ाई हुई थी। 31 बीसी में आता है, कई जगह 30 बीसी में आ जाता है। तो यहाँ पे रोमन साम्राज्य के अधीन आ गया। फिर ये इजिप्शियन वाला पार्ट है, ये अगले 600 सालों तक उनके अधीन ही रहा। अब इसके बाद हम इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आगे का इतिहास जो है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब मैं सिर्फ आपको मैप्स में दिखा देता हूँ
क्लियोपाट्रा जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण शासक थी, कभी बायोग्राफी करेंगे इनके ऊपर, कई सीरीज वगैरह भी बन चुकी हैं। फिर रोमन साम्राज्य का पार्ट बन गया था बेसिकली इजिप्ट। तो रोमन साम्राज्य जो कि एक बहुत ही ताकतवर साम्राज्य था, उसका ये एक पार्ट बन गया। उसके बाद आने वाले समय में रोमन साम्राज्य भी 2 भागों में बट गया था। तो जो ईस्टर्न रोमन साम्राज्य था, जिसे बैजेंटाइन एम्पायर कहा जाता है, उसका पार्ट रहा है कुछ समय के लिए। उसके बाद 7वीं शताब्दी में जो इस्लाम के जो अलग-अलग यहाँ पे कैलिफेट्स थे, उन्होंने इसको जीत लिया और इजिप्ट जो है वो इस्लाम के कंट्रोल में आ गया। और उसके बाद से ही इजिप्ट में आप देख सकते हैं कि इस्लामिक सत्ता नज़र आती है और इस्लामीकरण हो गया इजिप्ट का बेसिकली। इजिप्ट में पुराना जो कल्चर था, ट्रेडिशन था, रिलीजन था, वो अब बदल गया। वहाँ पे इन्फ्लुएंस जो है वो इस्लाम का आ गया। आपको पता है कि प्राचीन जो रिलीजन था वो इजिप्शियन रिलीजन था, फिर उसके बाद ग्रीक लोग आए तो ग्रीक का इन्फ्लुएंस हुआ, फिर रोमन्स का इन्फ्लुएंस हुआ, उसके बाद फाइनली यहाँ पे क्रिश्चियनिटी का और उसके बाद इस्लाम का यहाँ पे इन्फ्लुएंस बढ़ा, जिसकी वजह से इजिप्ट जो है वो इस्लाम के कंट्रोल में आ गया। और उसके बाद इस्लाम के कंट्रोल में रहा, ओटोमन साम्राज्य के कंट्रोल में रहा, और ओटोमन के बाद ये यहाँ की खेदियुस डायनेस्टी के अंदर कंट्रोल में रहा, खेदियुस के कंट्रोल में रहा, जो मोहम्मद अली पाशा की डायनेस्टी थी उसके कंट्रोल में रहा, और उसके बाद ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस में रहा। और ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस से आज़ाद होने के बाद साल 1952 में ये आज़ाद हो गया एक रिपब्लिक स्टेट के तौर पे। ये चीज़ है। वैसे 1922 में ही ब्रिटिशर्स से आज़ाद हो गया था, लेकिन वो आज़ादी कहने मात्र की थी। उसमें इन्फ्लुएंस ब्रिटिशर्स का फिर भी था। तो यहाँ की मोनार्की को ख़त्म करके और एक मिलिट्री तख्ता-पलट करने के बाद इजिप्ट जो है वो रिपब्लिक स्टेट बना साल 1952 में। अब एंशिएंट इजिप्ट में लाइफ कैसी थी उसकी बात करें तो यहाँ की जो पॉलिटी थी उसमें आप देखते हैं कि एब्सोल्यूट पावर जो थी वो फ़ाराओ के पास थी। फ़ाराओ इस तरीके के क्लेम करते थे कि वो तो ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, और ईश्वर के प्रतिनिधि हैं तो इसलिए उनको अधिकार है रूल करने का, और लोगों को उनकी सत्ता को मानना चाहिए और उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो थियोक्रेटिक मैनर में फ़ाराओ को पूरी एब्सोल्यूट पावर मिली हुई थी उस रिलीजन की वजह से। तो ये चीज़ें थी। राजा के पास, फ़ाराओ के पास सारी लैंड की कमांड थी, आर्मी की कमांड थी, इरिगेशन सिस्टम की कमांड उनके पास थी, सब कुछ उनके पास था। जो सरप्लस क्रॉप होता था वो भी रॉयल स्टेट के पास जाता था, सब कुछ उनको ही मिलता था। तो फ़ाराओ बड़े इंपॉर्टेंट थे। और यहाँ पे फ़ाराओ मेल तो थे ही, लेकिन फीमेल्स का भी काफ़ी रूल हुआ करता था, काफ़ी दबदबा हुआ करता था। तो महिलाओं की स्थिति शाही परिवारों में अच्छी थी, उनके पास रिस्पेक्ट थी, उनके पास नाम था, उनके पास ताकत थी। अब बात आती है कि इतना बड़ा साम्राज्य था, तो ऐसा नहीं है कि एक फ़ाराओ या एक राजा ही पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है। वो अपने साथ कुछ ऑफिसर्स को अपॉइंट करता था ताकि वो असिस्ट कर सकें उन्हें, और उसमें गवर्नर्स या जो भी अलग-अलग पद होते थे उसके हिसाब से उनको रिप्रेजेंट करते थे। वो राजा को ही रिप्रेजेंट करते थे, उनको कुछ अधिकार दिए जाते थे अपने-अपने क्षेत्र में, ऑटोनॉमी को, जस्टिस सिस्टम को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली बात ये है कि राजा को ही सारी ताकत मिलती थी। ठीक है? अब अगर हम बात करें ओल्ड किंगडम के तौर समय पे, तो यहाँ पे सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन था लेकिन कॉम्प्लेक्स था, लेकिन उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा-सा ईज़ी किया गया न्यू किंगडम आते-आते। ऐसा भी नहीं है कि ओल्ड किंगडम से न्यू किंगडम तक एकदम यूँ की त्यों स्थिति रही कि हर बार वैसे ही ऑफिसर होते थे, वैसा ही उनके पास ऑटोनॉमी होती थी, वैसा ही सिस्टम था, उसमें चीज़ें बदली भी। इजिप्शियन सोसाइटी की बात करें तो वो 3 क्लासेस में बटी हुई थी। अगर हम क्लास की बात करें, यहाँ पे कोई जाति व्यवस्था और ये सब चीज़ें तो नहीं थी, क्लास बेस्ड सोसाइटी थी। और उसका भी एक पिरामिड आप बना सकते हैं, जिसमें फ़ाराओ जो है वो तो इससे सबसे ऊपर हो गए। उसके बाद नीचे जो क्लास आती थी उसमें क्या थे, वज़ीर और प्रीस्ट जो है वो फर्स्ट क्लास में आते थे, यानी कि अपर क्लास में आते थे, आप कह सकते हैं उनको। उसके बाद बीच में आते थे वो लोग जो कि आप कह सकते हैं कि आर्टी आर्टिशियंस थे और अच्छे स्किलफुल वर्कर थे, क्राफ्टमैन थे, आर्टिस्ट थे, ये लोग थे। ये लोग आते थे। उसके बाद पीजेंट्स और सर्वेंट्स जो हैं, स्लेव और सर्वेंट्स जो हैं वो तीसरे में आते थे, जिनके पास जो गरीब थे, लोअर क्लास थी। तो अपर क्लास, मिडल क्लास और लोअर क्लास तीनों थी यहाँ पे। इसमें आप देख सकते हैं कि फ़ाराओ जो है वो तो सबसे ऊपर हो गए, ताकतवर थे, उनको असिस्ट करने के लिए कुछ वज़ीर, कुछ मंत्री जैसे लोग होते थे जो रॉयल फैमिली से बिलॉन्ग करते थे, वो तो हो गए। जो वज़ीर्स वग़ैरह हो गए, वो अपर क्लास में हो गए। उनके पास अच्छी खासी ताकत थी, अच्छे उनके घर थे, महल थे, और उनको काफ़ी कुछ मिला हुआ था, अधिकार भी उनके पास ज़्यादा थे। प्रीस्ट जो थे वो रिलिजन के मैटर्स को सँभालते थे, उनको रिचुअल ट्रेडिशंस वग़ैरह को फ़ॉलो करना, लोगों को बताना चीज़ों को, वो सब होता था, और ये पावरफुल इंटेलेक्चुअल लीडर्स के तौर पे जाने जाते थे।
इनका काम था कि टेम्पल्स वगैरह को मैनेज करना, ऑफिशियल रिचुअल्स वगैरह को करना, सैक्रिफाइस किस तरीके का करना, गॉड्स को प्रसन्न करने के लिए सैक्रिफाइस वगैरह करना, वो सब होता था। पीजेंट्स थे, उनको काम था कि आप खेती करो, क्रॉप्स को उगाओ, और उनको ये था कि आप अपने हिसाब से जो है अपना अनाज वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। सरकार उनके बदले में, सरकार यानी कि फ़ैरो, ये जो रूलर है, वो उनको उनके बदले में इरिगेशन सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करके देता था, यहाँ पे टॉम्ब्स, टेम्पल्स ये सब बना के देता था, मतलब बेसिकली डेवलपमेंट का काम वो करता था, तो उसके बदले वो उनसे कर भी लेता था, टैक्स भी लेता था। उसके अलावा स्लेव और सर्वेंट्स भी होते थे, उनकी स्थिति थोड़ी ज़्यादा दयनीय थी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे थी, जो कि मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको सीधा ही बता देता हूँ कि स्लेव्स जो हैं या लोअर क्लास जो थी, उसमें भी कोई व्यक्ति ऊपर जा सकता था। किसी के पास स्किल है, कोई इतना स्किलफुल है कि वो टीचर बन सकता है, आर्टिस्ट बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, वो मिडिल क्लास में भी जा सकता था, अपर क्लास में भी जा सकता था। उनकी योग्यता के हिसाब से ये क्लास डिवीजन था। ऐसा नहीं है कि जो पीजेंट है वो जीवन भर पीजेंट ही रहेगा। वो अगर अच्छा क्राफ्टमैन बन सकता है, अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है, तो वो बन सकता था, उसे इस चीज़ की परमिशन थी। वजीर और ये लोग जो थे, ये ज़्यादातर फ़ैरो के क्लोज लोग थे, होते थे, शाही परिवार से बिलोंग करते थे। यहाँ तक पहुँचना मुश्किल होता था, लेकिन फिर भी यहाँ की जो क्लास बेस्ड सोसाइटी थी, उसमें क्लास के लोग एक क्लास से दूसरे क्लास में शिफ्ट हो सकते थे, अपने स्किल और अपनी योग्यता के हिसाब से। औरतों की स्थिति भी अगर आप देखें, तो अगर इनका जो समाज था उसमें अच्छी थी, उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि उनके साथ कोई शोषण था या किसी तरीके का। स्पेशली अगर रॉयल फैमिलीज की बात करें, तो उनके पास तो पावर भी थी, और फ़ैरोज़ भी रही हैं, यहाँ की रूलर्स भी रही हैं, तो वो चीज़ें हैं। और अगर सोसाइटी की अगर बात करें, तो जो लैंड प्रॉपर्टी थी, वो मदर से डॉटर को जाती थी। ऐसा नहीं कि फादर से सन को जाती है, जैसे नॉर्मली ज़्यादातर एंशिएंट कल्चर्स में होता था कि फादर्स की जो प्रॉपर्टी है वो उनके बेटों को जाती थी, लेकिन यहाँ पे लैंड प्रॉपर्टी जो है वो मदर से डॉटर को जाती थी। तो स्थिति जो है औरतों की, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि काफ़ी सुदृढ़ थी। और अपर क्लास की महिलाएँ जो थी, उनका पहनावा और लोअर क्लास की महिलाओं का पहनावे में डिफ़रेंस होता था, क्योंकि उनके पास पूँजी में डिफ़रेंस होता था। अपर क्लास के पास ज्वेलरी, अच्छी लग्ज़रियस होम, अच्छा फर्नीचर, ये सब चीज़ें थी। लोअर क्लास के पास इतना सब कुछ नहीं था, तो उनकी आप देखेंगे ज्वेलरी वग़ैरह भी नॉर्मल हुआ करती थी, कम होती थी। ये सब चीज़ें थी। और मिडल क्लास में मर्चेंट वग़ैरह ये सब लोग भी आते थे। ठीक है? तो ये सब है। थर्ड क्लास जो लोअर क्लास थी, जो नीचे-नीचे वाली क्लास थी, उसमें स्लेव्स और कैप्टिव्स, फ्री लेबर और ये सब लोग आते थे, जो कि अलग-अलग जगहों पे काम करते थे, इरिगेशन सिस्टम, रोड्स और बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में काम करते थे। तो ये इस तरह से चीज़ें चलती थी। फ्री लेबर क्लास के ऊपर बर्डन ज़्यादा होता था टैक्सेस का, टैक्स इनको ज़्यादा पे करना पड़ता था, जिनकी वजह से इनकी स्थिति जो है वो थोड़ी गरीबी वाली थी, पुअरली थे, इनके पास छोटे घर थे, मड ब्रिक्स होम्स ये लोग रहते थे, बहुत कम फर्नीचर इनके पास था। लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी थी कि वो अगर कोई एम्बिशियस इजिप्शियन है, फ्री वर्कर है, फ्री लेबरर है, और उसके पास अच्छी स्किल्स हैं, तो वो दूसरी क्लास में शिफ्ट हो सकता था। क्लास में मतलब ऐसे तो है नहीं कि एक क्लास दूसरे क्लास, हाँ भाई अपॉइंट होता था। वो अगर आर्टिस्ट बन गया, आर्टिशियन हो गया, तो वो अपने आप मिडिल क्लास में आ जाएगा और अपने आप उसकी स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी। ऐसा नहीं था कि जैसे जाति व्यवस्था वगैरह जैसे सिस्टम था, कई जगहों पे ऐसा था सभ्यताओं में, तो उसमें ये था कि एक व्यक्ति जो है वो दूसरा प्रोफेशन ही नहीं अपना सकता। तो प्रोफेशन के बेस पे ऐसा नहीं था, स्किल के हिसाब से प्रोफेशन था। किसी जाति या किसी समाज के किसी तबके में पैदा होने की वजह से उसको उसमें नहीं रखा जाता था। ठीक है? रिलीजन की बात करें, तो देखिए रिलीजन तो हमने यहाँ पे डिटेल में पढ़ा है। एंशिएंट इजिप्शियन रिलीजन का इतिहास, मान्यताएँ, कल्चर, ट्रेडिशन सब कुछ पढ़ा है। मैंने आपको डिटेल में बताया था कि यहाँ पे क्या चीज़ें होती थी। बहुत सारे देवताओं की पूजा करते थे, तो यहाँ पे बेसिकली पॉलीथिस्टिक रिलीजन था। यहाँ पे कई इंपॉर्टेंट देवता थे इनके, और उनके जो चेहरा था, उनका जो बॉडी था, वो देखिए ह्यूमन बॉडी जैसा होता था, लेकिन उनका जो फेस था उसमें अलग-अलग चीज़ें होती थी। किसी का टाइगर जैसा फेस है, किसी का बिल्ली जैसा फेस है, मतलब कैट जैसा है। तो वो उस तरीके के डॉग हेडेड हैं, किसी का स्नेक हेडेड है। यहाँ पे कई इंपॉर्टेंट देवता थे, जैसे ओसिरिस एक इंपॉर्टेंट देवता थे, जिनको गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ कहा जाता था। मतलब मृत्यु के बाद के देवता, जो कि हिसाब-किताब करेंगे कि आपने जीवन में क्या कुछ किया, उसका मतलब पाप पुण्य का हिसाब करने वाले देवता। इस तरह से चीज़ें थी। और ये जो रिलीजन है, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बदला भी है। मतलब बदला कैसे है? मैंने एक आगे मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे कुछ-कुछ चीज़ें बदली भी हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट देवता हैं उनको देख ले, आइसिस और ओरिसिस, होरुस,
उसके अलावा थोथ, ये कई इंपॉर्टेंट देवता थे। ये इनके इंपॉर्टेंट देवता है। इनका फेस देखिए, किसी का आपको अलग तरीके का अलग अलग तरीके से फेस नजर आएंगे, है ना। तो ये इनके देवता हुआ करते थे। पोलिथिस्टिज्म था। एक इनके जो देवता थे सन गॉड, जिनका नाम था आमोन रे, या सन गॉड इनको कहा जाता था। ये बहुत महत्वपूर्ण थे। ओसिस मैंने बता ही दिया, गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड एंड द लॉर्ड ऑफ आफ्टर लाइफ, ये काफी महत्वपूर्ण थे। तो पॉलिथिस्टिज्म ही था ओल्ड और मिडिल किंगडम में। एक दौर ऐसा आया था न्यू किंगडम के दौर पे, जब एक यहाँ के शासक थे अकेनटोन। अखेनटोन जो हैं, उन्होंने कह दिया था कि एटोन नाम के देवता जो हैं, जिनको सन गॉड कहा जाता है, उन्हीं को हम सिर्फ पूजा करेंगे और ज्यादा देवताओं की पूजा नहीं करेंगे। और उनका मानना था कि सिर्फ एक ही सुप्रीम गॉड है। तो वो पॉलिथिस्टिज्म से मोनिफोथिस्टिज्म, यानी कि बहु देवताओं से एक देवता की तरफ उन्होंने इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करी, इसमें रिफॉर्म लाने की कोशिश करी। तो एक तरीके से नए तरीके का ही यहाँ पे फेथ जो है उसका जन्म हो गया था। हालांकि लोग इस चीज को ज्यादा पसंद नहीं कर रहे थे, स्पेशली पंडित प्रीस्ट जो थे यहाँ के। उन्होंने ये कह दिया था कि देखिए, ये राजा सही नहीं कर रहा है, फेरो सही नहीं कर रहा है। और उन्होंने लोगों को इस चीज के लिए डराया भी कि अगर आप इस राजा की बात को मानोगे और दूसरे देवताओं की पूजा नहीं करोगे, तो आप पे ऊपर देवताओं का कहर बरसेगा, रैथ ऑफ गॉड होगा, और उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो अकेनटोन जब तक जिंदा था तब तक तो उसका प्रभाव रहा, और एटोन की पूजा ज्यादा होने लग गई और दूसरे देवताओं को थोड़ा सा कम मिला स्पेस। लेकिन बाद में जब उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद वापस इजिप्शियन लोग जो हैं अपने पुराने मैनी गॉड्स की रिस्पेक्ट करते थे, जिस तरह से पूजा पाठ करते थे वो करने लग गए। तो ये जो मोनोथीइज्म का कॉन्सेप्ट था, एक देवता की पूजा करने वाला, ये कुछ ही समय के लिए रहा अकेनटोन के समय। अकेनटोन का खुद का भी ये मतलब था, अकेनटोन मतलब एटोन का सेवक। अटोन जो देवता हैं सन गॉड, उनका एक तरह से दास, सर्वेंट, इस तरह से उनका नाम था। इस तरह से चीजें हुई। अब इजिप्ट के अंदर मम्मीफिकेशन होता था, वो भी इनके रिलीजन से ही जुड़ा हुई चीज थी। ये लोग ऐसा मानते थे कि जैसे जो भी एटम आती है, तो प्लांट्स डिक्लाइन होते हैं उस समय और फिर रीअपीयर हो जाते हैं स्प्रिंग के समय पे। जैसे कि कोई पौधा है, पतझड़ के समय उसके पौधों के जो हैं पत्ते गिर जाते हैं और वो ऐसे लग जाता है जैसे मृत हो गया है, मर गया है। लेकिन जब स्प्रिंग आती है वापस, तो उसके बाद वापस रीअपीयर हो जाते हैं उसके पत्ते, है ना। उसी तरीके से इनका मानना था कि जो इंसान है, जब उसकी मृत्यु होती है, तो मृत्यु के बाद वो दूसरी दुनिया में जाता है। उसकी जिंदगी है उसके बाद भी, मौत के बाद भी एक जीवन है, इनका ऐसा मानना था। तो इनका मानना था कि ये जो बॉडी है, जिसके अंदर सोल रहती है, हमारी आत्मा रहती है, इसको प्रिजर्व रखना चाहिए, इस बॉडी को प्रिजर्व रखना चाहिए। वो आत्मा वापस भी आ सकती है इसमें, वापस भी उसका आना जाना रहता है इसमें। उनका एक कॉन्सेप्ट था। तो बेसिकली ये बॉडी को प्रिजर्व रखने के लिए एक बहुत ही कमाल का प्रोसेस अपनाते थे, जिसका नाम है मम्मीफिकेशन। और मम्मी वही होती है। यहाँ पे मम्मी का मतलब यही है कि जो डेड बॉडी है, उसके उन ऑर्गन्स को बचाना, उन टिश्यूज को बचाना जो कि सामान्यतः अगर आप सामान्य माहौल में, इन्वायरमेंट में रखोगे, तो एक तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डिक्लाइन हो जाएंगे, उनका डिकम्पोज हो जाएंगे। तो उनको डिकम्पोज होने से बचाने के लिए ये कुछ इस तरीके के साइंटिफिक पद्धति अपनाते थे, जिससे उस बॉडी को प्रिजर्व रखा जाए। तो एक विशेष तरीके का लेप लगा के, धागों में लपेट के डेड बॉडी को टॉम्ब्स के अंदर रखा जाता था। तो ये इनका मम्मीफिकेशन का सिस्टम था। इसको हमने सेपरेटली पढ़ा है, तो मैं डिटेल में इस पे ज़्यादा आपसे बात करूंगा नहीं, वो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। उसके अलावा अगर इकोनॉमी की बात करें, तो इकोनॉमी जो है वो मेनली तो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थी। फार्मर्स जो हैं वो यहाँ पे अच्छी खेती करते थे, और ज़्यादातर समय आपको नज़र आएगा, इंटरमीडिएट्स टाइम को छोड़ दिया जाए तो, कि फार्मर्स जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा कई बार उगा लेते थे। उनके पास अच्छी खासी सरप्लस खेती होती थी। नाइल रिवर का उनके पास एक आप कह सकते हैं वरदान था। नाइल रिवर को वरदान कहते हैं इजिप्ट के लिए। तो यहाँ पे जब एग्रीकल्चर अच्छा खासा हो गया, सरप्लस हो गया, तो बहुत सारे लोग जो है वो क्राफ्टमैन और ट्रेडर भी बन गए थे फार्मर्स के साथ साथ। तो और भी अलग अलग तरीके के काम होने लगे थे, आर्टिस्ट्स बन गए थे, क्राफ्टमैन, ट्रेडर्स, और ये सब चीज़ें करते थे। और मेडिटेरियन के रास्ते यूरोप और रेड सी के रास्ते एशिया तक इनका ट्रेड होता था। काफ़ी ट्रेड वगैरह होते थे, यहाँ पे चीज़ें चलती थी। जो इनके पास चीज़ें थी वो ये लोग दूसरे लोगों तक भेजते थे, और जो उनको नीड होती थी वो चीज़ें लेके आते थे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हो रही थी उस समय। फार ईस्ट तक इनका जो रूट भी है वो भी इनके कंट्रोल में था। अब आर्किटेक्ट की बात करें, तो आर्किटेक्चर में तो इनके पास महारत थी। बड़े बड़े पिरामिड बनाए, आज तक लोग ये नहीं पता कर पाए कि वो पिरामिड्स इन्होंने कैसे बनाए हैं। तो बहुत कमाल के बिल्डर्स थे ये लोग।
तो बड़े-बड़े इन्होंने वो बनाए हैं पिरामिड्स और स्फिंक्स वगैरह बनाए हैं इन्होंने, बड़े-बड़े इन्होंने रिलीजियस टॉम्ब्स और टेम्पल्स भी बनवाए हैं। तो इनका रिलीजन उनके लिए इनको इंस्पायर करता था और इन्होंने ये सब चीज़ें बनाई। ये स्फिंक्स है, ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा के पास ये है। इस तरीके की आकृतियाँ इन्होंने इतने बड़े स्टोन से बनवा दी। स्टोन वर्क इन्होंने इतना बड़ा-बड़ा किया और जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा है, उसमें जो स्टोन जो इस्तेमाल किए गए हैं, पत्थर बड़े-बड़े, उसमें उनका वज़न कइयों का तो 2 से लेके 15 टन के बीच में है। 15 टन, आप एक जानते हैं 1 टन में 900 किलो से ज़्यादा वेट होता है। और अगर 10 टन और 15 टन का कोई पत्थर अगर आप इसके ऊपर लगवा दें, किसी इतने बड़े पिरामिड पे जिसकी ऊँचाई लगभग 150 मीटर के आसपास है, तो इतना काम करना, इस तरीके का काम करना उस ज़माने में जब मैथमेटिक्स, इक्विपमेंट, साइंस इतना डेवलप नहीं हुई थी, तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ के लोग काफ़ी सक्षम थे आर्किटेक्चर के वर्क में। उनकी साइंस का ज्ञान उनको उनको विज्ञान का ज्ञान अच्छा खासा था। और आर्किटेक्चर का ज्ञान ऑब्वियसली था उनके पास। और उसके अलावा अमोन गॉड के लिए उन्होंने करनाक में जो टेम्पल बनाया वो भी कमाल का है। बहुत ही कमाल का नमूना है ये, देखा जाए तो इसका जो 400 फीट का लॉन्ग हॉल है, 175 मीटर ये चौड़ा है। और यहाँ पे एक बड़ी आप फुटबॉल फील्ड से भी बड़ा इन्होंने ये जो है मंदिर का कॉम्प्लेक्स बना रखा है कारनाक टेम्पल में। तो इस तरीके के टेम्पल्स वगैरह बनाए इन्होंने। ओल्ड किंगडम, न्यू किंगडम्स के दौर में जो-जो चीज़ें हुई हैं यहाँ पे इतने समय पहले, आज से तकरीबन 4000 साढ़े 4000 साल पहले जो चीज़ें हुई, वो बहुत ही दर्शनीय हैं और वो कमाल के नमूने हैं जिनको लोग देखने के लिए आज भी जाते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टूरिज़्म की साइट्स हैं। तो ये इन्होंने स्टोन के इतने-इतने बड़े-बड़े ऑब्जेक्ट्स बनवाए और इस तरीके की मूर्तियाँ बनाई। यहाँ पे कई बार भूकंप वगैरह ये सब चीज़ें आई, उसके बावजूद भी ये सुरक्षित हैं, इतने सालों के बावजूद भी। तो ये अपने आप में एक बड़ी कमाल की बात है। मैथमेटिक्स और मेडिसिन का भी इनके पास नॉलेज था कि जैसे ज्योमेट्रिकल मेज़रमेंट करना होता था बाउंड्रीज़ वगैरह का, कहाँ तक खेती करनी है, कहाँ तक पानी आएगा, नाइल का फ्लड कहाँ तक आएगा, वो सब चीज़ें ये प्रैक्टिकली ज्योमेट्री से करते थे। उसके अलावा जो पिरामिड्स के कंस्ट्रक्शन में ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स का यूज़ होता था, वो बहुत ज़रूरी था क्योंकि बहुत ही प्रीसियस तरीके से वो प्रिसिज़न के साथ बनाए गए पिरामिड्स हैं। उनमें आप कमी नहीं निकाल पाएँगे और अगर उनमें अगर कोई मैथमेटिकल या एरर हो जाती, तो हो सकता है कि वो इतने बड़े-बड़े पिरामिड जो है वो ध्वस्त भी हो जाते, डिस्ट्रक्ट भी हो जाते, गिर भी सकते थे, लेकिन इन्होंने उनको बहुत कमाल तरीके से बनाया है। और अगर मेडिसिन की बात करें तो इनकी राइटिंग्स में मेडिसिन की कुछ बातें पता चलती हैं कि किस तरह से ये इलनेस का ट्रीटमेंट करते थे, किस तरीके से ये हीलिंग प्रोसेस अपनाते थे। मैजिक वगैरह की भी बात है उसमें हालाँकि, लेकिन उसके अलावा आप मम्मीफिकेशन को देखिए कि मम्मीफिकेशन का जिस तरह से इन्होंने करते थे मम्मीफिकेशन का प्रोसेस, वो प्रोसेस अपने आप में ये बताता है कि इनको विज्ञान का अच्छा खासा नॉलेज था, मेडिसिन का अच्छा खासा नॉलेज था, सर्जरी का नॉलेज था इनके पास कि किस तरह से सर्जरी करके निकालना है उन अंगों को जो कि बॉडी को डिकम्पोज़ कर सकते हैं और उन अंगों को बचाना है जो कि इनके लिए इम्पोर्टेंट है। हार्ट को बचाना है और कुछ अंगों को निकालना है, तो वो सब चीज़ें ये लोग जानते थे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इनकी राइटिंग्स की, ग्राफिक जो राइटिंग्स थी, वो इनके यहाँ पे 4000 से 3000 बीसी के बीच में डेवलप हुई, जिसमें पिक्चर्स के माध्यम से ये अलग-अलग जो साइंस थे उनसे ये रिप्रेजेंट करते थे नंबर्स नंबर्स को भी और इनके जो ये आप कह सकते हैं आज के समय जो अल्फ़ाबेट्स हैं उन अल्फ़ाबेट्स को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे। इनके पास अल्फ़ाबेट्स नहीं थे, इनके पास न्यूमेरिकल्स नहीं थे, नंबर्स नहीं थे इनके पास, लेकिन फिर भी इन्होंने चीज़ों को समझने के लिए अपनी एक भाषा बना ली थी जो कि सिंबॉलिक होती थी, सिंबल्स के तौर से, पिक्चर्स के तौर पे चीज़ों को ये समझते थे। तो पिक्चर्स जो है उससे ये चीज़ें कर सकते थे। ए पिक्चर ऑफ आई कैन कुड मीन साइट और आई। एक आँख की तस्वीर जो है उससे का क्या मतलब है कि वो देखना हो गया। इन दैट टाइम राइटर्स आल्सो यूज्ड पिक्चर साइन टू इंडिकेट साउंड, साउंड्स को भी इंडिकेट करने के लिए अलग-अलग तरीके की आँख का अगर वो बना दिया, चिन्ह बना दिया तो उसका मतलब क्या है कि कोई देख रहा है, देखना हो गया उसका मतलब। साउंड का बना दिया तो साउंड है। तो अलग-अलग चीज़ें हैं और यहाँ पे पक्षी, चील, कौवे, एनिमल्स का ये अलग-अलग तरीके से बना के वो करते थे। वुमेन, मैन इनका बना के ये सिंबॉलिक तरीके से करते थे। लिखते नहीं थे मैन, मैन की तस्वीर बना देते थे कि हाँ, इसका मतलब समझ में आ गया कि मैन। तो इस तरह से नंबर सिस्टम को इस तरह से अलग-अलग सिंबल्स इनके यहाँ पे नज़र आते हैं जिनको बाद में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पढ़ा गया और उनसे उनके मतलब निकाले गए कि क्या इसका मीनिंग है। और ये अल्फ़ाबेटिक सिस्टम क्रिएट नहीं कर पाए थे। अल्फ़ाबेटिक सिस्टम्स जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अलग-अलग जगहों पे डेवलप हुए, उसके बाद चीज़ें बदल गई। पहली इजिप्शियन बुक जो है वो तकरीबन 4000 ईसा पूर्व में लिखी गई थी और ये पेपिरस प्लांट के जो एक प्लांट होता है,
उसके पत्तों के ऊपर लिखी गई थी और वो पत्ते जल्दी से गलते नहीं हैं। पेपरस प्लांट जो है होता था इनके यहाँ पे, उसको ये लोग ट्रेड भी करते थे इधर-उधर जहाँ-जहाँ पे ट्रैवल करते थे। और ये आज भी आपको लंदन के एक म्यूज़ियम में आपको एक 17 इंच का वाइड और 135 फीट लंबा ये आपको एक बुक मिलेगी जिसमें आपको इस तरीके के पत्तों के ऊपर लिखी हुई चीज़ें पता चलेंगी कि इस तरह से लोग लिखते थे। और इजिप्शियन राइटिंग्स जो है वो सर्वाइव इसलिए कर पाई क्योंकि ये ड्राई क्लाइमेट में रखी गई, अदरवाइज तो गल जाती हैं। अगर थोड़ी सी भी ह्यूमिड कंडीशन हो या थोड़ा सा भी ऐसा हो जहाँ पे ड्राइनेस ना हो तो वो ये गल जाते हैं पत्ते वगैरह, लेकिन इनको प्रिजर्व रखा गया क्योंकि यहाँ का माहौल और यहाँ का मौसम, यहाँ का क्लाइमेट इस तरीके का है। यहाँ पे आप जानते हैं कि मरुस्थल है और ना के बराबर ह्यूमिडिटी है, तो इसलिए। और इनके शुरुआती समय पे जो चीज़ें लिखी गई थी, वो ज़्यादातर रिलीजन के ऊपर बेस्ड थी और किस तरह से रिलीजन को ये मानते थे, रिलीजन के बारे में ज़्यादा चीज़ें थी। फिर मिडल किंगडम के समय पे एडवेंचर्स की स्टोरी लिखी गई और ये इनकी पहले स मिडल किंगडम के समय ही सबसे पहले स्टोरी राइटिंग वगैरह लिखना शुरू किया था इन लोगों ने। तो इस तरह से इनकी हेरोग्राफिकल राइटिंग्स भी जो हैं, ग्राफिक राइटिंग जो है, उनका डेवलपमेंट हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो ये था एंशिएंट इजिप्ट और एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशंस। होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, पॉलिटिकल हिस्ट्री, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, ट्रेडिशन, इकोनॉमी और इनकी राइटिंग्स, ये हमने डिस्कस किया है। सो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। साथ ही सक्सेस प्लस अकेडमी की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पे इन वीडियोज़ की आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगी, इनसे रिलेटेड और वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। साथ ही सक्सेस प्लस अकेडमी के जो प्रीमियम कोर्सेज हैं उनको भी आप अप्रोप्रिएट प्राइस में एक्सेस कर सकते हैं। कोर्सेज़ के साथ-साथ यहाँ पे बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ हैं, एसएससी, यूपीएससी और अलग-अलग जो यूजीसी नेट वगैरह जैसे पेपर्स हैं, उनकी यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ भी बहुत कम प्राइस में मुहैया कराई जाती है, तो वो भी आप जॉइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। सी यू नेक्स्ट क्लास।